नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, छापा तो ईडी ने आईपैक के ठिकानों पर मारा था। 2018 से 2022 के बीच में हवाला का लेन-देन हुआ था, उस सिलसिले में छापा मारा था। तो ममता बनर्जी को मिर्ची क्यों लग गई सर? काहे को दनदनाती वहां पहुंच गई, लैपटॉप, फोन, हरे रंग की फाइल लेकर भाग खड़ी हुई? नहीं, वो आईपैक को अपना बच्चा बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, इसमें तो मेरी जान बसी है। आपने उनका ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि आईपैक जो है अब टीएमसी का ही एक हिस्सा है। कोई प्राइवेट कंपनी जो मोटा धन लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों और नेताओं के लिए काम कर चुकी हो, उनके लिए रणनीतियां बना चुकी हो, और प्रशांत किशोर के समय जो एजेंसी, जो कंपनी ये दावा कर चुकी हो कि हमने इतने चुनाव जितवा दिए, हमने इतने मुख्यमंत्री बनवा दिए, वो अब अचानक से ममता बनर्जी का बच्चा कैसे हो गई? तो ये बड़ा रहस्य का विषय है जो कांड हुआ है आज, और जिस तरीके से हुआ है। जैसे भागी भागी बद हवासी की स्थिति में ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पर जाती है, वहां से एक हरी फाइल और कुछ दस्तावेज, कुछ मोबाइल फोन, कुछ कंप्यूटर वगैरह जो है जल्दबाजी में उनको अपने कब्जे में लेती हैं। फिर वहां से दौड़ी दौड़ी प्रतीक जैन के ऑफिस पहुंचती है, और वहां भी जाकर के वो लगभग बैठ ही जाती हैं, और वहां से भी बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी फाइलें जो उनके साथ पुलिस ऑफिसर गए थे उनके जरिए, जो सीएमओ ऑफिस के लोग गए थे उनके जरिए, एक तरीके से धौंस पट्टी दे करके ही कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ की, या मेरे कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हैं हमारे साथ, तो आप कैसे ये सब चीजें जब्त कर सकते हो? उनमें से चुनिंदा दस्तावेजों की फाइलें निकालना, अपनी गाड़ी में जिसमें मुख्यमंत्री आई थी और जो एस्कॉर्ट की दूसरी गाड़ियां थी उनमें डलवाना, वो सारी फाइल है। अंजू जी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। बिल्कुल। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सेंट्रल एजेंसियों की रेड के समय किसी को बचाने के लिए, कवर देने के लिए, उसकी खाल बचाने के लिए खुद पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि आईपैक के पास ऐसे दस्तावेज ममता बनर्जी और टीएमसी ने डंप किए हुए थे जिनको वो छुपाना चाहती थी। और एजेंसी चूंकि वहां पहुंच चुकी थी, अब कह रहे हैं इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर बैठ के कि हम तो इंतजार ही कर रहे थे, हमें तो पता था कि छापे पड़ेंगे। तो तुम्हें अगर पता था छापे पड़ेंगे, तो क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि आईपैक भी फंसेगी? तो आईपैक क्या तोता है जिसमें जान बसी हुई है ममता बनर्जी की? आईपैक के बारे में जो एजेंसी ने बताया है, कुल मिलाकर के शुरू में खबर आ रही थी कि 15 जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, 6 राज्यों में। फिर जो अधिकृत बयान आया उसमें कहा गया कि 10 ठिकानों पर छापे पड़े हैं, जिनमें से 6 बंगाल में और 4 दिल्ली में। तो 10 जगह अगर छापे पड़ रहे हैं तो ममता बनर्जी 2 ही जगह दौड़ी दौड़ी क्यों गई? क्या वहीं 2 जगहों पर ही कुछ दस्तावेज ऐसे रखे हुए थे जो संवेदनशील थे, जिनको ममता बनर्जी बचाना चाहती थी? अपनी पुलिस को साथ लेकर के गई, पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर के गई वहां पर, और एजेंसी ने बाकायदा कहा है बयान में कि दस्तावेज छीन कर ले गई हैं। सेना का एक मूवमेंट था, वो जाहिर है पश्चिम बंगाल से होकर के आगे जा रही थी, और ममता बनर्जी ने शोर मचा दिया था कि हमारी सरकार का तख्ता पलटने की तैयारी हो रही है, मिलिट्री भेज दी गई है। इससे ज्यादा
खतरनाक स्थिति हो सकती है क्या किसी देश के लिए या किसी राज्य के लिए? इससे बड़ा संवैधानिक संकट कोई हो सकता है कि आपके राज्य में सेंट्रल एजेंसियां जाएं और आप ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के सिर फुड़वा दें? संदेश खोली मामले में जब शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसी गई थी, अधिकारी गए थे, तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके सिर फाड़ दिए गए थे। एक बार सीबीआई दफ्तर पर जाकर के बैठ गई थी ममता बनर्जी, तब शायद आलोक कुमार कमिश्नर थे कलकत्ता के और उनके खिलाफ कोई जांच चल रही थी। कोई शारदा स्कैम था या कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दफ्तर पर जाकर के बैठ गई थी, धरना देकर के बैठ गई थी। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये क्यों निर्मित की जा रही हैं, ये जरा पश्चिम बंगाल की जनता भी सोच ले। और जो ममता बनर्जी के इन तौर तरीकों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में समर्थन करते हैं, जरा उनको भी समझ लेना चाहिए। जी सर, और फिर ममता बनर्जी वो तो प्रतीक जैन का फोन भी अपने साथ ले आई हैं, उनका लैपटॉप भी ले आई हैं। तो सर, प्रतीक जैन के फोन में, लैपटॉप में भी क्या कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जिससे ममता बनर्जी को डर लग रहा हो? और सरकारी कामकाज में दखल देना, एक सीएम के स्तर का आदमी ये सब कर रहा है सर, तो ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और ऐसे में तो अगर कोई आम आदमी होता अब तक तो गिरफ्तार हो गया होता, जेल के अंदर होता। उल्टे प्रतीक जैन के परिवार वालों ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है साहब, कि हमारे यहां से सामान उठाकर ले गए, चोरी करके ले गए। सेंट्रल एजेंसियां जिनके पास पावर है कि जांच से संबंधित जो भी दस्तावेज हों, जो भी डिवाइसेस हों, कंप्यूटर हो, हार्ड डिस्क हो, मोबाइल फोन हो, उन सबको जब्त करने की उनको बाकायदा परमिशन है। ऐसी एजेंसियों पर अगर आप किसी के इशारे पर, और किसी के इशारे पर क्या, अगर ममता बनर्जी के कहने और इशारा करने पर या उनकी पुलिस के किसी ऑफिसर की सलाह पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, ये अगेन एक और गंभीर मामला बन जाता है। और ईडी ने सही किया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को सुनवाई है इसमें, और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से सही इसमें स्टेप लिया जाएगा। जी सर, ईडी ने भी तो कहा है ना कि वो जो ममता बनर्जी हरे रंग की फाइल ले गई हैं, हमारे सारे दस्तावेज ले गए, वो हमें वापस करवाएं, क्योंकि वही सारे दस्तावेज थे जिनके लिए वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। और सर, ये कहना कि 50 अधिकारी ईडी के जबरदस्ती प्रतीक जैन के घर में घुस आए, उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही है, तो ईडी के अधिकारी तो ऐसे ही आते हैं सर, उनके लिए कोई थाली लेकर तो खड़ा नहीं होता कि आरती उतारी जाएगी, आइए चाय पीजिए, वो तो ऐसे ही आते हैं। तो इसमें नया क्या था? और दस्तावेजों के लिए आएंगे वो? ये बहुत गंभीर मसला बन गया है, और मुझे लगता है कि इस पर अब बंगाल के लोगों को सोचना है, और देश के बाकी लोगों को भी देखना है कि किस तरह के चीफ मिनिस्टर, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां अब सत्ताओं में आ रही हैं और किस तरह की अराजकता का निर्माण कर रही हैं। एजेंसियों से नहीं डर रहे हैं, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए, जो जांच एजेंसियां हैं उनसे नहीं डर रहे। और ममता बनर्जी ने फिर अमित शाह को लपेटने की कोशिश की, इसको पूरा पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की, पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की कि साहब अमित शाह करा रहे हैं। तो ये जानबूझ करके, क्योंकि चुनाव बिल्कुल एकदम सिर पर आ गए हैं, आज तो संकेत मिल गए हैं कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, अप्रैल एंड तक परिणाम भी आ जाएंगे 5 राज्यों के। तो अब समय कितना बचा है? जनवरी में तो हम इस समय हैं, तो फरवरी और मार्च ही तो बचा है। तो इन 2 महीनों के भीतर वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे केंद्र सरकार। क्या कार्रवाई करे? जो अभी तक नहीं हुआ वो कर दे, तो विक्टिम कार्ड खेलेंगी पब्लिक के बीच में जाकर के, देखो मेरी सरकार को बर्खास्त कर दिया, या फिर कोई और कार्रवाई हो जाए, उससे विक्टिम कार्ड या कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाए वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ा जरा समझदारी से काम ले रही है।
ठीक वैसा ही केस है ये अंजू जी, जैसा बांग्लादेश इंतजार कर रहा है कि भारत कोई कार्रवाई कर दे तो 12 फरवरी के चुनाव किसी तरह हम टाल दें। तो भारत कार्रवाई नहीं कर रहा भाई, हम विक्टिम कार्ड नहीं, बहाना नहीं तुझे तलाश करने देंगे। जो जिन नागरिकों की हत्या हो रही है, ठीक है वो हिंदू हैं, लेकिन आपके नागरिक हैं वो। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय देख रहा है आपको कि आप अल्पसंख्यकों के साथ वहां का क्या कर रहे हैं। हमारे नागरिक होते, हमारे नागरिकों को मारा जाता तो शायद सरकार इंतजार ना करती, हमारी फौजें इंतजार ना करती, अब तक तो तिया पाचा हो गया होता। लेकिन नागरिक आपके हैं, आपकी नैतिक और कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करें आप। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोषी आप हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी चाह रही है कि किसी तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। और मैं कहूं कि देखो, हमारी चुनी हुई सरकार को मोदी जी ने, शाह ने उखाड़ फेंका, बर्खास्त कर दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाए हमारी सरकार को। सर, हाथ में फाइल लेकर ममता बनर्जी जैसे भाषण दे रही थी, जहां छापा पड़ा था उसके ठीक बाहर खड़े होकर, तो बोली तो है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, इस तरह की बातें बोल रही थी। सीधे सीधे राजनीति तो कर रही थी इस मुद्दे पर। लेकिन सर, ममता बनर्जी क्या एसआईआर के चलते बौखलाई हुई हैं? उनको साफ दिख रहा है कि इतने सारे उनके वोट बैंक के लोग तो चले गए, वोटर तो उनके चले गए वापस अपने देश, तो उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए सारी बौखलाहट है। कारण कई हैं, 15 साल का शासन और उसमें एंटी इनकम्बेंसी। माँ माटी मानुस का नारा देकर के 2011 में आई थी, वामपंथियों को उखाड़ करके फेंका था, उनका 33-34 साल का शासन उखाड़ करके फेंका था। बंगाल की जनता को बड़ी उम्मीदें थी ममता बनर्जी से। वो तो पहले कार्यकाल में ही उम्मीदें जो है वो तो सब दफन कर दी गई थी इनके द्वारा। जिस तरह वहां हिंसा होने लगी थी, टोलेबाजी होने लगी थी, हिंसा होने लगी थी, और जिस तरीके से वहां महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर हर तरह के दमन चक्र चले, उनकी अस्मत भी नहीं बच रही थी, उनका सम्मान भी नहीं बच रहा था। तो पब्लिक में देखिए नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, 2021 के चुनाव में 3 से सीधे 77 सीटों पर पहुंची थी, और अब फाइट डायरेक्ट हो गई है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार इनको खतरा इस बात का भी है कि 2021 में तो कांग्रेस और वामपंथियों ने लिहाज कर लिया था इनका, इस बार वो ताकत से लड़ेंगे अपनी जमीन वापस पाने के लिए। और जब ट्रायंगल या चतुष्कोणीय मुकाबले होते हैं तो उसका फायदा प्रमुख विपक्षी दल को मिलता है, क्योंकि जितने भी वोट कांग्रेस और वामपंथियों को मिलेंगे वो बीजेपी के थोड़ा मिलेंगे, वो तो टीएमसी के मिलेंगे। फिर एक और फैक्टर है वहां पर, असदुद्दीन ओवैसी इस बार तो वो भी खेल दिखाएंगे, वो भी डुगडुगी बजाएंगे जाकर के। तो कई मदारी हैं, कई खिलाड़ी हैं, और ममता बनर्जी को पता है कि इस बार राह बहुत मुश्किल है। बिहार के चुनाव नतीजों के आने से पहले ही संघ जो है वो ठीक उसी तरीके से जुटा हुआ है पूरे बंगाल में, जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जुटा था और बिहार में जुटा था। खुद संघ प्रमुख जो है वो कलकत्ता होकर के आए हैं, संवाद कार्यक्रम करके आए हैं, और वहां बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि एकजुटता रही और इसमें टूट फूट नहीं हुई तो बंगाल में भी परिदृश्य बदल जाएगा। तो वो अपनी सीमाओं में रहते हुए इशारों में कह आए, आप सबको एकजुट रहना है, बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। और सबसे बड़ी बात क्या है, बांग्लादेश सुलग रहा है, और जितना वो सुलगेगा उतना पश्चिम बंगाल का हिंदू एकजुट होगा, इससे भी घबराई हुई है। तो बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं भाई, एजेंसियां ये देख करके थोड़ा काम करती हैं कि अब चुनाव है कि नहीं है। मामला एक दर्ज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कब कौन सी कार्रवाई करनी है ये तो एजेंसी को तय करना होता है ना। कब क्या प्रूफ मिले हैं, कौन से नए दस्तावेज मिले हैं, उनमें क्या और पूछताछ करनी है,
या उनसे संबंधित अगर दस्तावेज किसी के पास हैं, लिंक्ड है वो, तो उनको जब्त करने की कार्रवाई कब करनी है ये तो एजेंसी को तय करना है। कहाँ कहाँ छापेमारी करनी है ये वही तय करेगी। सर उसमें इतना बौखला जाना, और ये जैसा मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर रेड के समय, छापे के समय पहुंच जाए और जबरन अधिकारियों को थ्रेट करके, दबाव में लेकर के, धौंस पट्टी में लेकर के उनके दस्तावेज छीन ले। जरूरत क्या थी भाई ममता बनर्जी को खुद जाने की, किसी को भेज देती। खुद क्यों फंसी उसमें? इसका मतलब समझ लीजिए अंजू जी कितना गंभीर है मामला। बहुत गंभीर है ये, बहुत ही संवेदनशील डॉक्यूमेंट थे जिनको वो खुद अपने कब्जे में करना चाहती थी, वरना किसी अपने विश्वस्त आदमी को भी भेज सकती थी। वो एक्चुअल में खुद जाकर के एजेंसी को सरप्राइज करना चाहती थी, और जैसा कह देते हैं ना कि अधिकारी हक्के बक्के रह जाएं कि खुद चीफ मिनिस्टर आ रहा है, पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर के पहुंची थी। सर तभी तो हरे रंग की फाइल को बिल्कुल छाती से लगाकर खड़ी थी ममता बनर्जी, बाकी दस्तावेज तो रख दिए थे गाड़ी में, उस फाइल को तो नहीं रखा था ममता बनर्जी ने। तो इसी से पता चलता है कि दाल में बहुत कुछ है जो काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है। सर ईडी ने छापा तो आईपैक के दफ्तर पर मारा था सर, टीएमसी के कार्यालय पर थोड़ी मारा था। जो ममता बनर्जी इतनी परेशान होंगी, वो तो कंपनी है सर, उससे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए काम किया है चुनाव में। अगर उनको हवाला से पैसा मिला है तो ईडी वहां छापेमारी करेगी, तो ममता को परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन सर ममता की परेशानी की वजह वो विधायक भी तो है, हुमायूं, वो भी तो 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वो भी तो ध्रुवीकरण ही कर रहा है। हाँ, और उसी के साथ ओवैसी की बातचीत चल रही है एक्चुअल में। तो अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों मिल गए तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो सर अब तो ये भी जब बात हवाला के पैसे के लेन देन की आ रही है, गोवा चुनाव में भी पैसा गया है कोलकाता से आईपैक कंपनी के जरिए ही। ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है जिसमें टीएमसी भी गोवा में जाकर के लड़ी थी। कुछ कुछ राज्यों में टीएमसी चुनाव लड़ी है, ये गोवा में भी लड़े थे। तब ये सवाल भी उठे थे कि ममता बनर्जी का गोवा से क्या लेना देना है, लेकिन इसी आईपैक ने वो सारी रणनीति बनाई थी। और मुझे लगता है कि 2021 के नतीजों के बाद ही प्रशांत किशोर ने आईपैक छोड़ने का और राजनीति में जाने का ऐलान किया था, क्योंकि 2021 के चुनाव में तो ये कहा था ना उसने कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी। और उसके बाद फिर उसने जब परिणाम आ गया तो उसने कहा कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूं और अब मैं अपनी आगे की रणनीति घोषित करूंगा। तो पहले उसने कोशिश की थी कि वो कांग्रेस में घुस जाए और अहमद पटेल की जगह ले ले, यानी 10 जनपद परिवार में किसी तरीके से घुस जाए, उनके विश्वस्त बन जाए। तो पार्टी के भीतर से विरोध हो गया। खुद राहुल गांधी भी शायद उसकी उस भूमिका को लेकर के तैयार नहीं थे। तो फिर जब कांग्रेस में दाल नहीं गली तो फिर कई महीने वो ऐसे ही डावाडोल रहा, और फिर उसने जन स्वराज बनाने का फैसला किया और फिर वो 2 किस्तों में बिहार में पदयात्रा वगैरह की। लेकिन मेरी सूचना ये है कि पूरी तरीके से वो कट ऑफ नहीं हुआ है आईपैक से। उसी के सब ये सहयोगी हैं, चेले चपाटे हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे से वो काम कर रहा है। इसका मतलब वहां तक जांच जाएगी और किस किस की गर्दन फंसेगी। टीएमसी तो फंस रही है, क्योंकि टीएमसी के जरिए ही हवाला का वो पैसा गोवा में इनको रिसीव हुआ था आईपैक को, और आईपैक ने ही वहां पर चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की थी, बल्कि चुनाव को पूरा मैनेज इन्होंने ही किया था वहां पर। तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है जिसको लेकर के ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है। सर और यहाँ पर जो मैं कनेक्शन आपका और टीएमसी का बता रही थी आपको, वो ये था कि दोनों का जो हवाला ऑपरेटर है जिसके जरिए पैसे यहां से वहां जाते हैं वो एक ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कनेक्शन केजरीवाल का भी जुड़ेगा ममता बनर्जी से, तो उनकी अच्छी बनती है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि कल जो वहां पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें क्या होता है, क्योंकि ईडी ने भी तो आरोप लगाए कि सारे दस्तावेज लेके वापस दिलाए जाए। प्रतीक जैन का फोन तो अभी भी ममता बनर्जी के कब्जे में है सर, लैपटॉप भी। तो इसी से पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे दस्तावेज ममता बनर्जी ने, जो उनकी पार्टी के संवेदनशील दस्तावेज होंगे, वो डंप करके रखे हैं आईपैक में।
तो हो सकता है अब आगे चलकर कोई खुलासा हो, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो कुछ किया है सर अपने आप में ऐतिहासिक तो है ही, और जिस मकसद से किया है उस मकसद पर केंद्र सरकार रिएक्ट नहीं कर रही है, तो ममता बनर्जी की और ज्यादा हार है। अब वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल पा रही है सर। पिछली बार तो आईपैक ने जब उनका चुनाव संभाला था सर, तो फिर टांग में भी लग गई थी, आपको याद होगा। और फिर वो पूरा चुनाव लड़ती थी व्हील चेयर पर, और उसके बाद फुटबॉल भी तुरंत खेलने लग गई थी। तो ये सब वो चीजें, तो एक्चुअल में चेयर से उस दिन उठी थी जिस दिन चुनाव परिणाम आ गए थे, उससे पहले नहीं उठी थी। और फिर फुटबॉल भी खेला था। तो ये नौटंकी ममता बनर्जी फिर से करना चाहती है, लेकिन बहाना नहीं मिल पा रहा है सर विक्टिम कार्ड खेलने का। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है कोलकाता हाई कोर्ट में। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।